नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गवर्नमेंट कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ESD 1 बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। जो भी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं 2015 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराने वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर ये देखिए, जून में एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तो जो क्वेश्चंस आए थे वो प्रीवियस ईयर करा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इग्नू का ये रूल्स होता है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं और आपको एग्जाम देने में कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि आपको सारे रूल्स पता होगा कि पेपर आते कैसे, कितनी देर का होता है। आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स होते हैं, टाइमिंग होता है 3 घंटे का, और सभी प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। मतलब जो आपको टोटल देना होगा 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन से आपके 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। क, वह बहुत दूर की बात है, आह कितनी कठोरता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। देखिए, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसका जो आंसर्स है आपके अध्याय 18 पृष्ठ 104 प्रश्न 2 में दिया गया है। अगर आप लोगों को आंसर्स नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आंसर्स भी करा दूंगी। ख पार्ट में तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी इच्छा है। तो देखिए, इसका आंसर है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ उसने कहा था कहानी से ली गई है। इस कहानी के लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने के लिए जाने वाले सैनिकों में भर्ती हो जाता है। सेना के सूबेदार हजार सिंह का वह चहेता है। युद्ध में जाते समय वह सूबेदार के घर जाता है, जहां सूबेदार की पत्नी उससे मिलना चाहती है। सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि उसकी पत्नी उसे जानती हैं और वह उससे मिलना चाहती हैं। जब लहना सिंह अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि सूबेदारनी वही लड़की है जिसे वह 25 वर्ष पहले मिला था, और उसने उससे पूछा था कि कुरमाई हो गई। उस समय उसने उसकी घोड़े की रक्षा की थी। देखिए, अब हम लोग व्याख्या पढ़ने वाले हैं। जो व्याख्या है आपका आंसर, सूबेदारनी को अतीत की यादें ताज़ा हो जाती है। युद्ध में सूबेदारनी का पति व पुत्र भी जा रहे हैं और वह जानती है कि लहना सिंह उससे प्रेम करता है। बरसों पूर्व सूबेदारनी को जब वह छोटी थी, वह बाजार में दही लेने जा रही थी। उसे लहना सिंह ने घोड़ों के पैरों के नीचे रोद जाने से बचाया था। अब ऐसा ही वचन वह सूबेदारनी लहना सिंह ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भी मांगती है। वह कहती है कि जैसे आपने घोड़ों के पैरों के नीचे आने से मेरी रक्षा की थी, इसी प्रकार से मैं अपने पति व पुत्र दोनों की प्राणों की रक्षा की आपसे भीख मांगती हूँ। अर्थात यह मेरी आपसे विनती है। इसमें विशेष क्या है? उसने कहा था न केवल गुलेरी जी की, वरन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जो प्रेम, शौर्य और त्याग जैसे आदर्शों पर आधारित है। ये पंक्तियाँ कहानी का मूलाधार है और ये पंक्तियाँ कहानी के शीर्षक का आधार भी है। इसमें स्त्री का अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम भी दृष्टिगत होता है। वह उनके प्राणों की रक्षा के लिए प्रति आश्वस्त होना चाहती है। भाषा सहज व सरल है। अब आपका ग पार्ट का क्वेश्चन है, यदि हम थोड़ा भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अति भाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जानिए कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा तो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने दबाकर काबू भी में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश बातचीत शीर्षक निबंध से लिखा गया है। इसमें भट्ट जी ने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला है। बातचीत मानव के लिए क्यों जरूरी है, यह बताने के बाद अपने मन से बातचीत के महत्व को भी उजागर किया है। व्याख्या। लेखक का विचार है कि हमें अपनी बोलने की क्षमता का सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कम बोलें, अपने मन को स्थिर रखें, अपने मन की भावना को समझें और उसे नियंत्रण में रखें, तभी हमारी जिह्वा भी नियंत्रण में रहेगी। जिह्वा को कतरनी के समान इसलिए बताया गया है
क्योंकि कुछ लोगों की जीभ कैंची की तरह कतर कतर चला करती है। वे निरर्थक तथा बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं और अनर्थ कर डालते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने वाक शक्ति के नियंत्रण पर बल देते हुए कहा है कि बोलने की शक्ति को नियंत्रित कर देने मात्र से ही अनेक बुराई स्वतः नष्ट हो जाती है। लोगों की जीभ कैंची की तरह कतर कतर चलती रहती है। निरर्थक बिना सोचे समझे बोलते रहने से कई बार दुश्मन पैदा हो जाते हैं। कैंची की तरह चलने वाली जीवा को नियंत्रित करने मात्र से ही क्रोध आदि अजय शत्रुओं को आसानी से जीता जा सकता है। इसमें देखिए विशेष है, वाक शक्ति का दमन क्रोध पर विजय का प्रतीक व शत्रु का नाशक है। इसे तभी सभी साधनों का मूल कहते हुए शांति के परम पूज्य मंदिर की उपमा दी जाती है। भाषा बोधगम्य आम बोलचाल की है। सूत्र वाक्यों से गागर में सागर भरने का सफल प्रयास है। भाषा विनोदपूर्ण प्रकृति की व प्रभावोत्पादक है। संस्कृति निष्ठ शब्दों का सार्थक प्रयोग किया गया है। कतरनी के समान जैसी लोकोक्तियों से विचार में स्पष्टता और भाषा शैली में प्रखरता आ गई है। ओके, अब हम लोग करेंगे घ पार्ट। घ पार्ट का क्वेश्चन है, इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी नहीं हुई। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई जिसके बिना आस नहीं बदलती। अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा है। इस प्रश्न का जो उत्तर है ये अभ्यास 10 का है और पृष्ठ 56 प्रश्न 2 प्रमुख श्लोक की व्याख्या 4 में आप लोगों को इसका आंसर्स मिल जाएगा। अगर आंसर्स ना मिले, उत्तर ना मिले तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स अभी नहीं बता रही हूँ वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग अंग पाठ करते हैं। कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है, उसमें अधिक आकर्षण है। इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव के संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो खिंचाव थी वह होकर रही। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, हो पाती तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपनी बेटी से न बिछुड़ती। तो ये जो आपको दिया इसका आंसर्स मिलेंगे अध्याय 15 में मिलेंगे, पृष्ठ 89 to 90। प्रमुख अंशों की व्याख्या प्रश्न 2 में दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं। भारतेंदु युगनी हिंदी गद्य की विकास पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी साहित्य में गद्य की एक अनियमित सी परंपरा विद्यमान थी, पर भारतेंदु के गद्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश पाते ही सभी दिशाओं में हिंदी गद्य का प्रसार आरंभ हो गया। इन्होंने अपने समय तक प्रयुक्त होने वाली खड़ी बोली के गद्य को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया। गद्य की विभिन्न विधाओं, निबंध, नाटक, समालोचन आदि को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने इस क्षेत्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। उनकी रचनाएं जहां देशभक्ति से जुड़ी है, वहीं वे तत्कालीन समाज की आस्था को भी दर्शाती है। भारतेंदु का समय साहित्य व राजनीति में नवजागरण का समय रहा है, जिसका प्रभाव तद्युगीन रचनाओं में स्पष्ट दृष्टिगत होता है। भाषा के संबंध में उन्होंने अपनी अवधारणा स्पष्ट की है। वे निज भाषा के विकास के पक्षधर थे। इसमें जो दिया गया है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ओके, इसका मतलब है कि भारतेंदु के मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, विशेष्य विशोषधम, श्री चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी आदि उनके अनुदित नाटक हैं। विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबना, मुद्रा राक्षस आदि उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तिगत अनुभव तथा समाज सुधार व एवं देशभक्ति के तथ्य उपस्थित हैं। भारतेंदु ने अपने समय के अनेक लेखकों को भी प्रेरित किया है, जिसके फलस्वरूप लेखकों को ऐसी मंडली तैयार हो गई जिसने भारतेंदु की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस मंडली के लेखकों में प्रमुख थे प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित बद्री नारायण चौधरी,
प्रेमधन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालमुकुंद गुप्त आदि। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं, निबंध, नाटक, उपन्यास आदि में उल्लेखनीय योगदान किया। इतना ही नहीं, इन्होंने पात्रों का मानवीकरण भी किया। जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा नामक नाटक में लाल, विद्या, आलस्य, मदिरा आदि पात्रों को मानव रूप में प्रस्तुत किया। भारत तेंदु के समान इन लेखकों के अनुवाद कार्य भी किया है, जिससे हिंदी गद्य का विस्तार संभव हो सका है। भारत तेंदु युग के लेखकों में एक तरह का फकरपन और मस्ती थी। उनमें कुछ नया कर गुजरने की ललक थी। समय और युगीन परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होने के दायित्व का एहसास भी था। भारत तेंदु युग में जहाँ हिंदी गद्य का साहित्यिक संस्कार हुआ, वहीं गद्य की कई विधाओं का श्री गणेश भी हुआ। यद्यपि इन विधाओं ने इस युग में स्वतंत्र और प्रौढ़ रूप धारण नहीं किया था। यह कार्य द्विवेदी युग में संपन्न हुआ। इस युग में गद्य की भाषा के रूप में कार्य द्विवेदी युग में संपन्न हुआ। इस युग में गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी ने स्थान ग्रहण किया। हालांकि पद की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही बनी रही। अतः स्पष्ट है कि गद्य के विकास में इस युग के लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न 3, पर्दा कहानी की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर है यशपाल की कहानी पर्दा एक मध्यम वर्गीय लेकिन अल्प आय के खानदानी चौधरी परिवार के वीर भक्त की आर्थिक रूप से विपन्न किंतु आबरू को जैसे जैसे बचाए रखने की आखिरी कोशिश के नाकामयाब हो जाने की स्थिति में जिस विचारगी को चित्रित करती है, यह उस दौर के समाजार्थिक पक्ष को मानविकता के साथ अभिव्यक्त करती है। आर्थिक सीमाएं कितनी भी जटिल क्यों न हो, व्यक्ति 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी ना कर सके तो ऐसी समाज व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक है। पर्दा गिरने से उजागर हुई घर की आंतरिक हालात के साथ ही कहानी खत्म हो जाता है। यशपाल की कहानी पर्दा चौधरी पीर वक्त की खस्ता हाल का मानविक बयान प्रस्तुत करती है। घर की दीवार गिर जाने पर टाट का पर्दा ही उनके घर की आबरू को छुपाए हुए था। महंगाई की मार और परिवार के बढ़ते खर्च, दवा दारू, कपड़े लत्ते का कहाँ से इंतजाम करते। जैसे तैसे 1 जून का रोटी का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत समझो। पैजामा तार होने पर मार्किन का कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया, मगर लाचार थे, आमदनी कम थी और परिवार बड़ा था। गोद के लड़की के जन्म के समय पंजाबी खान बाबरवर से 10 महीने पहले 4 रुपये उधार लिए थे, 4 आना रुपया माहवार ब्याज पर। इस तरह 1 रुपया महीना ब्याज देने से तंगी और बढ़ गई। 7 किस्त दे चुके तो 8वीं की बारी भी बरसात न होने के कारण बाजरा भी रुपये का 3 सेर हो गया तो किस्त भी ना दे सके। खान वायदे के 7 तारीख को शाम को ही आ गया। जैसे तैसे मिन्नतें करके 1 माह की मोहलत मांगी। 1 का सवा देना तय हुआ, पर पीर वक्त ब्याज की किस्त का इंतजाम नहीं कर सकें। बिल्कुल वादे के दिन घबराए हुए पीर वक्त सभी जान पहचान वालों के यहाँ हुआ है। किसी ने फूटी कौड़ी न दी। सबकी माली हालत पतली थी और देते भी तो वापसी की उम्मीद भी नहीं थी। उधर घर में बीमारी, फाके की नौबत और उधर ब्याज का तकादा। पीर वक्त 4 रुपये में से सवा रुपये खान को देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मालिक से पेशगी कुछ भी नहीं मिला तो खान आग बबूला हो उठा। मालिक से पेशगी कुछ भी नहीं मिला तो खान आग बबूला हो उठा। पीर वक्त ने 3-4 दिन तो मालिक के ना होने का बहाना किया। उनके आने पर भी जब बंदोबस्त नहीं हुआ तो एक दिन खान ने उन्हें घर पर ही पकड़ लिया। खान की करक आवाज़ से घबराए पीर वक्त बाहर आए तो मानो शरीर का सारा खून सूख गया था। गिड़गिड़ाए, खुदा के वास्ते गिड़गिड़ाए, खुदा का वास्ता दिया, घर में कुछ भी नहीं है, चाहो तो मेरी खाल खींच लो। वह उसकी चोड़ी पर रंगे टाट के पर्दे को देखकर बोला, तेरी खाल से जूता भी नहीं मिलेगा।
इससे तो ये टाट का पर्दा अच्छा है। यह कहते हुए जैसे ही खान ने टाट का पर्दा खींचा तो घर की औरतें और सुनकर आंगन में आ गई, जिनके शरीर पर चित्रित तिहाई तन को भी मुश्किल से ढक पा रहे थे। देखकर बाहर खड़ी भीड़ भी शर्मा गई। पीर बख्श के घर की यह दशा देखकर खान लाहौर बिला कुब्बत करके पर्दा वहीं छोड़ वापस लौट गया। पीर बख्श बेसुरी जमीन पर लुढ़क गया। बेपर्दा घर की औरतों को भीतर भागते देख भीड़ छट गई थी, पर पीर बख्श में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि बेपर्दा फिर से टांग देते, क्योंकि पर्दा जिस आबरू को ढकता है वह तो अब बेपर्दा हो चुकी थी। चौधरी पीर बख्श की खानदानी शाख उखड़ गई थी। तो यह आपके उत्तर हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, इसके जो आपको आंसर्स मिलेंगे अध्याय 10 पृष्ठ 68 और प्रश्न संख्या 9 में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका प्रश्न 5 है, एकांकी की तत्वों के आधार पर कौमुदी महोत्सव का विश्लेषण कीजिए। इसका जो आंसर्स आप लोगों को मिलने वाला है अध्याय 11 पृष्ठ 74 और प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगेन आप लोगों के लिए न्यू वीडियो में सारे आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। रंगमंच अभिनेता के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। इसका भी जो उत्तर आप लोगों को मिलने वाला है इसका जो देखिए उत्तर आपको मिलने वाला है अध्याय 18 में मिलेगा, पृष्ठ 116 से 117, ध्रुव स्वामिनी रंगमंच और अभिनेता। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपके प्रश्न 7 है, बातचीत निबंध की विशेषताओं का रेखांकित कीजिए। इसका भी जो उत्तर आप लोग को मिलने वाला है अध्याय 20 में मिलने वाला है, पृष्ठ 120 और प्रश्न संख्या 2 में मिलने वाला है। अब आप प्रश्न 8, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसका जो उत्तर है, हिंदी उपन्यास का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है, वस्तुतः यह आधुनिक युग की देन है। जिन दिनों हिंदी साहित्य में उपन्यास विद्या का जन्म हुआ, उस समय वह अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास साहित्य पूर्ण विकास को प्राप्त कर चुका था। हिंदी में सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास कहे जाते थे। उनका परीक्षा गुरु उपन्यास विशेष प्रसिद्ध है, इसमें उपदेशात्मक अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत तेंदु युग के अनेक लेखकों ने उपन्यास साहित्य कोश की वृद्धि की है। इस समय के उपन्यासों में दास का हिंदू उल्लेखनीय है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, 1 सुजान 2 उपन्यासों की रचना की। कार्तिक प्रसाद खन्नी ने जया और बालमुकुंद गुप्त से कामनी नामक उपन्यासों की रचना की। इस काल के उपन्यासों में कलात्मक के स्थान पर उपदेशात्मक अधिक है। उपन्यास विकास के द्वितीय चरण में एआरी, तिलस्मी तथा अनुदित उपन्यासों की भरमार रही है। बाबू देवकी नंदन खत्री ने अनेक तिलस्मी उपन्यासों की रचना की है। चंद्रकांता संतति उपन्यास ने भारी लोकप्रियता प्राप्त की है। उनके उस उपन्यास से अत्यधिक पाठकों को हिंदी उपन्यास की ओर आकर्षित किया है। उपन्यास के विकास चरण में बापू गोपालदास गहरमेरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने लगभग 50-60 उपन्यासों का सृजन किया है। इनके उपन्यास में एआरी तथा जासूसी तत्वों का आधिक्य है। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इन्होंने लगभग 75 उपन्यासों की रचना की है। इनके कुछ उपन्यास के जो नाम हैं आपके वो हैं रजिया बेगम, लीलावती, मीराबाई, राजकुमारी आदि। इनके उपन्यास नारी प्रधान हैं तथा उनमें प्रेम के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। इस युग में अनेक अन्य उपन्यासकार भी हुए तथा अनुदित उपन्यासों की भी भरमार रही। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदी क्षेत्र में क्रांति के अग्रदूत बनकर सन 1918 में सेवा सदन नामक अपना प्रथम उपन्यास लेकर उपस्थित हुए। जिस समय प्रेमचंद ने लेखनी चलानी आलम की, उस समय हिंदी उपन्यास साहित्य का
जनजीवन से कोई संबंध नहीं था। उनमें मानव जीवन की वास्तविकता नहीं थी, बल्कि कल्पनाओं की कोरी उड़ान थी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य का सीधा संबंध जनजीवन से जोड़ दिया। मुंशी प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं होता, यह तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का काम होता है। साहित्यकारों का पद इनसे कहीं ऊंचा था। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है और वह हमारे मनुष्यता को जगाता है। दृष्टि को विस्तार देता है। इस भावना से प्रेरित होकर मुंशी जी ने अपने उपन्यास साहित्य की सृष्टि की। उनका प्रत्येक उपन्यास अपने युग की किसी न किसी समस्या को छूता है। सेवा सदन में उन्होंने नारी समस्या, विशेषतः वेश्यावृत्ति की समस्या का विवेचन किया है। प्रेमाश्रम जमींदार और किसान, शोषित और शोषक के परस्पर संघर्ष पर आधारित है। निर्मला में दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह के कुपरिमाणों पर प्रकाश डाला गया है। रंगभूमि में शासक और अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का लेखा जोखा भरा पड़ा है। कायाकल्प, योगाभ्यास, पुनर्जन्म और कायाकलाप के भौतिक विवादों को लेकर लिखा गया उपन्यास है। गबन में नारी की आभूषण प्रियता तथा मध्यवर्गीय समाज की दुर्बलताओं का चित्रण है। क्रमभूमि में कृषक आंदोलन और अछूतद्वार का चित्रण है। कर्मभूमि में कृषक आंदोलन और अछूतोद्वार की समस्याओं का चित्रण है। गोदान भारतीय कृषक के जीवन का महाकाव्य है। मंगलसूत्र जो प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है, जो लेखक की साहित्य साधना के मार्ग में आए कष्टों की कहानी है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उनके उपन्यास मानो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के भाष्य हैं, जिनमें एक हलचल की ऐसी सटीक व्याख्या है, उसे पढ़ने के पश्चात कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उनकी कृतियों में उनका युग साकार हो उठा है। भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग के हृदय की उन्होंने ठा ली है कि उसका पदार्थ चित्रण किया है। मुंशी प्रेमचंद की प्राय सभी रचनाएं यथार्थ और आदर्श के संघर्ष से परिपूर्ण है। आदर्श को वे साहित्य की आत्मा मानते हैं और यथार्थ को शरीर की साझा देते हैं। प्रेमचंद समस्याओं का यथार्थवाद चित्रण करके उनका आदर्शवादी समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास चरित्र प्रधान है। उनके पात्र यथार्थ जीवन से संबंध रखते हैं। वे पूर्णतः स्वाभाविक है तथा उनका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। वे उपन्यासकार के हाथ की कठपुतली न होकर सजीव है। उनका अपना व्यक्तित्व है। उनके पात्रों में किसान, जमींदार, क्लर्क, दुकानदार, साहूकार, सरकारी अफसर, रोटियों के लिए लगते भिखमंगे, ढोंगी, पंडित, फरेबी, पटवारी सभी सम्मिलित हैं। प्रेमचंद ने ग्राम्य भाषा शैली के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उनकी भाषा ठेठ हिंदुस्तानी है। सीधी सादी मंजी हुई प्रोढ़ और प्रवाह से युक्त उनकी भाषा प्रांजल व पात्रानुकूल है। कथोपकथन के समय इनकी भाषा में नाटकीय सौंदर्य आ जाता है। मुहावरे, कहावतें और सुक्तियाँ उसके साथ नगीनों की तरह जड़ जाते हैं। व्यंग और परिहास प्रेमचंद की भाषा शैली के अन्य गुण हैं। जब वे चुटकियाँ लेते हैं और व्यंग कसते हैं तब उनकी भाषा की जादूगरनी देखने योग्य होती है। प्रेमचंद के पश्चात मौलिक उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। प्रसाद जी ने कंकाल, तितली और इरावती उपन्यासों की रचना की है। कंकाल में समाज की भयावहता के पीछे छिपा खोखला कंकाल दिखा गया है।
तथा तितली में ग्रामोत्थान की समस्या को उठाया गया है। इरावती प्रसाद जी के स्वभाव से अधिक निकट है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद जी के उपन्यासों की भाषा संस्कृत गर्भित है। नेक्स्ट आपका जो है वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासों के अद्वितीय शिल्पी है। गढ़कुंडार, विराठा की पद्मिनी, झांसी की रानी कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधव सिंधिया इत्यादि इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। मृगनयनी इनकी सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक कृति है। वर्मा जी ने इतिहास की सीमाओं में रहकर युग विशेष या व्यक्ति विशेष का राष्ट्रीय दृष्टि से मूल्यांकन किया है। कल्पना का आश्रय लेकर वर्मा जी ने इतिहास को विकृत नहीं होने दिया है। प्रश्न 9, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखना है। ठीक है, तो क पाठ है रेखा चित्र और स्मरण। तो इसका आंसर आपको अध्याय 2 में मिल जाएगा, पृष्ठ 23 और 24। ख पाठ है निर्मला की भाषा। इसका आंसर आप लोग को मिलने वाला है अध्याय 9, पृष्ठ 66, प्रश्न संख्या 8। ग पाठ है जोक की नाट्य वस्तु। यह आप लोग को मिलने वाला है अध्याय 14, पृष्ठ संख्या 85 और प्रश्न 2। निबंध और लेखक का व्यक्तित्व। ये आपको अध्याय 2 पृष्ठ 20 लेखक का व्यक्तित्व में मिलने वाला है। एंड लास्ट पार्ट है आपका प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। तो इसके जो आंसर्स हैं दोस्तों, गद्य की अन्य विद्याओं के साथ साथ कहानी लेखन का सूत्रपात भी भारत तेंदु युग से ही हुआ माना जाता है। ईश्वर शिव प्रसाद, सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना, राधाचरण स्वामी की यमलोक की यात्रा, स्वयं भारत तेंदु की एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न का नाम लिया जाता है। पर कहानी कला का सुधरा हुआ व परिष्कृत रूप इनमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती को इसका श्रेय देना होगा, जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती छपी थी। शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय बंग महिला के दुलारी वाली प्रारंभिक कहानी है। इसी परंपरा में प्रसाद की ग्राम्य रसिया, आकाशदीप, इंद्रजाल, चूड़ीवाला, नीरा आदि कहानियाँ आती है, जो प्रेमचंद पूर्व कहानी परंपरा को पुष्टि करती है। 1915 में गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, कथा और शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय कहानी है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कोनों में कंगना, कौशिक जी की रक्षाबंधन और ताई के अतिरिक्त ज्वालादत्त शर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, उग्र तथा विनोद शंकर व्यास का नाम भी कहानीकारी के रूप में विख्यात हुआ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ESD 1 बुक का 2015 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा दी हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आता है, अगर किसी का आंसर्स नहीं मिलता है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और इसमें मैं आपको सारे जितने भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या MA सबकी वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी। अगर किन्हीं को लगता है कि किस टॉपिक को मुझे वीडियोज़ बनाना है, तो नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।